सो वी आर नाउ ऑन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। आप कहोगे सर सुबह सुबह इतनी खुशी। देखो ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है। आई थिंक आई लाइक दिस चैप्टर फॉर अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस। वन, it's not as simple as house property or salary, and whenever there is something more complicated and which requires brain to be used, well, that excites me as well, and I'm sure आपको भी excitement होना चाहिए। अभी तक हमने जो भी पढ़ा शायद सुनाया है, आपने सैलरी के बारे में सुना था, रेंटल इनकम के बारे में सुना होगा, पर जब शुरू से मैंने पढ़ाना शुरू करा मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश करी। सो व्हाट वीव डन इज वीव लुक्ड एट अ कंप्लीटली set of rules that we are following. There is nothing random about what I'm doing. हमने शुरू में बात करी कि this is the entire syllabus. क्या था ये? Every person is chargeable to tax on the total income earned in the previous year at rates as applicable to the assessee as per law as it stands on the first day of the relevant assessment year. सारी बातें क्लियरली करते गए। पर्सन करा, रेट्स ऑफ टैक्स करे, रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स करे, प्रीवियस ईयर समझा, असेसमेंट ईयर समझा, असेसी के बारे में समझा, एंड देन ऑफ कोर्स व्हाट डज लॉ एज इट स्टैंड्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की बात भी करी। लॉ हर साल बदलेगा। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर मुझे प्रीवियस ईयर 19-20 का फाइनल लॉ चाहिए तो मुझे कौन सी फाइनेंस एक्ट में मिलेगा? 19 या 20? 20 में, पार्ट 1 में। और फाइनेंस एक्ट 20 के पार्ट 3 में मुझे लॉ मिलेगा फॉर द ईयर 2021। नाउ उसके बाद व्हाट वी डिड वाज कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। आई थिंक ये मैं बारी बारी दिखा रहा हूं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हमने फिर यहां बात करी थी ऑल रिसीट्स आर आइदर रेवेन्यू और कैपिटल, और मैंने बताया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ रेवेन्यू रिसीट एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल रिसीट। यानी जब आप अपने एसेट्स को एनकैश कराओगे, बेचोगे, तो हमें लगता है वो कैपिटल रिसीट है। यहां तक ठीक है। आपको घर का रेंट आ रहा है, we know that is a revenue receipt क्योंकि घर वही है। and we also said revenue receipts are always taxable क्योंकि इन पे पहले टैक्स नहीं लगा था unless they are exempt under section 10, and capital receipts are always exempt unless specifically taxable। अब देखो सैलरी हेड में हम करके आए compensation for termination of employment। how is this a capital receipt? अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम कोई बंदा टर्मिनेट करता है, if your source of income is stopped, then the receipt is said to be capital, बट ये वाली कैपिटल रिसीट आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। बिजनेस हेड में हम करेंगे ये दो, पर अब हम जाके कर रहे हैं ये प्रॉफिट्स और लॉस। प्रॉफिट्स और लॉस। तो कई बच्चे पूछते हैं सर लॉस पे कैसे टैक्स लगेगा? मैं नहीं कह रहा लॉस पे टैक्स लगेगा, मैं ये कह रहा हूं कि वो लॉस असेसेबल होगा। वो लॉस असेसेबल होगा तो आप उसको अपनी टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो एग्रीकल्चर लॉस भी एग्जेम्प्ट है। यानी आप एग्रीकल्चर लॉस को अपनी बिजनेस इनकम या हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। सो फॉर अ लॉस टू बी अलाउड टू बी सेट ऑफ, इट मस्ट बी फ्रॉम अ टैक्सेबल सोर्स। तो हम बात करेंगे कैपिटल गेन्स कैसे निकलेगा, कैपिटल लॉस कैसे निकलेगा, असेसेबल कब होगा। एंड इट सेज ऑन द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। So what did we learn? We learned that a capital asset is any asset bought out of capital, and capital is nothing but saving। रिवाइज करा रहा हूं, वेल्थ, इनकम, जो भी आपने पैसा बचाया उसको आपने सेव करा और सेव करते समय कोई एसेट खरीदा, then that asset is called a capital asset। Now in accounts those assets अगर हम बिजनेस में डालते हैं, सो इफ वी बॉट एन एसेट फॉर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर्स में पैसा डाला तो आपका कैपिटल एसेट शेयर्स है। कंपनी के पास शेयर्स का पैसा आया और उन्होंने उससे फिक्स्ड एसेट खरीदे, उससे इन्वेस्टमेंट खरीदी और उससे स्टॉक एंड ट्रेड खरीदा। ये इन द हैंड्स ऑफ दिस एंटिटी इज these are capital assets of the entity। You cannot say that the shareholder owns those assets because the artificial person being the company is different from the person who is investing in this company। This person could be an individual, it could be a firm, it could be a company, it could be etc. any person। So please understand, अगर मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, मैंने कंपनी में लगाया तो मुझे शेयर मिले, मैंने फर्म में पैसा लगाया
तो मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला। मैंने कंपनी को लोन दिया, मुझे डिबेंचर्स मिले। मैंने फर्म को लोन दिया, वो लोन है, कोई एसेट नहीं है। सो देयर आर ट्रेडेबल एसेट्स एंड देयर आर नॉन ट्रेडेबल एसेट। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ फर्म को आप मार्केट में जाके बेच खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फर्म कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। उसी तरीके से कंपनी के शेयर और डिबेंचर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं। सो दैट बिकम्स अ कैपिटल एसेट। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ फर्म इज नॉट अ कैपिटल एसेट बिकॉज यू डोंट हैव अ ट्रेडेबल और सेलेबल कमोडिटी। सो उस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। ये सारी बातें डिटेल में करने वाली होंगी। व्हाट इज अ कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट इज एनी एसेट बॉट आउट ऑफ, as I said, savings, as I said, investment, as I said, wealth. But we will have to go further and understand what is section 2 subsection 14 saying, because 214 में इनकम टैक्स के लिए स्पेसिफिक डेफिनेशन है कैपिटल एसेट की, तो वो करेंगे। अभी के लिए आपको मैंने समझाया, आप जब शेयर्स की बात करते हैं वो कंपनी के शेयर्स हैं, डिबेंचर्स की बात करते हैं वो कंपनी के डिबेंचर्स हैं। फर्म के ना शेयर्स होते हैं ना डिबेंचर्स होते हैं। ये बात तो वैसे हमें पता होनी चाहिए ना। व्हेन वी लुक एट these assets owned by any person, it could be a proprietary concern। चलिए अभी हम यहां पर लिख लेते हैं proprietary concern के हो या फर्म के हो या कोई भी एंटिटी हो जो बिजनेस कर रही है, उसमें उनके अगर फिक्स्ड एसेट्स हैं, रिमेंबर दीज आर एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर बिजनेस। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स विच आर बॉट आउट ऑफ मनी अर्नड फ्रॉम बिजनेस बट दीज आर नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस। एंड स्टॉक is asset for which you do business या in which you do business। तो ये सारे assets कहां से खरीदे गए थे? कैपिटल से। यहां पर अगर पैसा डाला है, इसको प्रोप्राइटर्स कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल बोलेंगे, जो इनकी लायबिलिटी है पर इनके लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका एसेट है। लाइक आई सेड, कैपिटल इन अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, कैपिटल इन अ फर्म, यू डू नॉट एक्वायर एन एसेट बट इट इज स्टिल अ फॉर्म ऑफ सेविंग। आपने प्रोप्राइटरी कंसर्न में 10 लाख रुपए डाला, आप इस 10 लाख को आगे बेच खरीद नहीं सकते हैं, पर है तो ये भी आपका कैपिटल। आपको इस पे शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है फ्रॉम द प्रोप्राइटरी कंसर्न या इंटरेस्ट आता है। तो हम बात करेंगे इंटरेस्ट टू प्रोप्राइटर तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरी कंसर्न तो सेम होते हैं। ये सारी बातें शुरू में करवाई हुई हैं। लेकिन अगर फर्म से इंटरेस्ट आ रहा है ऑन कैपिटल, किसको आ रहा है? पार्टनर को आ रहा है। द पार्टनर एंड द फर्म आर सेपरेट पर्संस। Therefore, in the hands of the partner, that interest is a revenue receipt। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। चलो फटाफट एक बार दोबारा, आपने बिजनेस में शेयर्स में पैसा डाला, आपको डिविडेंड आ रहा है। डिविडेंड आ रहा है, दैट्स अ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट विच इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स विच इज अ कैपिटल एसेट। कल को आप शेयर्स बेचोगे तो कैपिटल गेन्स होगा, लेकिन डिविडेंड आएगा वो अदर सोर्सेज में जाएगा। आपने डिबेंचर्स खरीदे, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आएगा, दैट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट, ये जाएगा अदर सोर्सेज में। डिबेंचर्स बेचोगे तो आपका कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन्स में जाएगा। ठीक बात होगी। आपने प्रोप्राइटरी कंसर्न या फर्म में पैसा डाला, आपको कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल है या प्रोप्राइटर्स कैपिटल है, मैं इनकी बात कर रहा हूं। इन सच अ केस प्रोप्राइटर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल इज ऑल्सो सेविंग, इज ऑल्सो कैपिटल, बट देयर इज नो कैपिटल एसेट ओवर हियर। कैपिटल गेन्स लगता है व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। कैपिटल और कैपिटल एसेट में फर्क करा रहा हूं, छोटी सी बात है। इस पे आपको इंटरेस्ट आएगा। प्रोप्राइटरी कंसर्न में आप सोचो मेरा ही कैपिटल है, मैं और मेरा बिजनेस एक ही पर्सन है, मैं अपने आप को इंटरेस्ट कैसे दे सकता हूं? तो मैंने कराया नहीं आ रहा है। पर अगर फर्म से पार्टनर को इंटरेस्ट आ रहा है, वो पार्टनर की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो कहां जाएगा बात करेंगे। लेकिन जब वो पार्टनर इस कैपिटल को बेचेगा, वो बेच ही नहीं सकता, क्योंकि इट इज नॉट अ ट्रेडेबल कमोडिटी। व्हाई? बिकॉज द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अलाउ इट टू बी सो, बिकॉज द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ रजिस्टर्ड एंटिटी। तो ये छोटी सी बात मैंने डिफरेंस कराई, द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटल एसेट। नाउ हमने बात करी कंपनी के लिए या प्रोप्राइटरी कंसर्न या फर्म के लिए। सेकंड बात कर रहे हैं अब। पहली बात इसके हाथ में करी उन्होंने, ये मैंने आपको बताया था फ्यूचर कैपिटल है एक तरीके से लायबिलिटी। दिस इज लायबिलिटी फॉर द आर्टिफिशियल एंटिटी, बट आई टोल्ड यू दिस इज फ्यूचर कैपिटल, क्योंकि ये रीपे कहां से करेंगे? अपने प्रॉफिट्स में से। एंड प्रॉफिट्स क्या होता है? सेविंग। सेविंग क्या होता है? वेल्थ। वेल्थ क्या होता है? कैपिटल। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? नाउ ये एसेट्स भी कैपिटल एसेट्स हैं, पर मैंने बताया था कैपिटल एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, वन इज अ डेप्रिसिएबल एसेट, वन इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। इफ एन एसेट इज यूज्ड फॉर बिजनेस,
एंड उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन्ड है, एंड इट इज ओन्ड बाय द एसएससी, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ कैपिटल एसेट, तो उस पे मुझे डेप्रिसिएशन मिलती है, विच मींस मेरे को उसकी कॉस्ट की डिडक्शन साथ साथ मिलेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बिजनेस के पैसे से खरीदी गई हैं, पर बिजनेस के लिए नहीं है, इसलिए इनकी कॉस्ट की डिडक्शन आज नहीं मिलेगी, बट ईयर ऑफ ट्रांसफर में मिलेगी। और स्टॉक एंड ट्रेड को मैंने बोला था 214 की डेफिनेशन में बोला गया है कि ये कैपिटल एसेट होते हुए भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वाई? बिकॉज सेल ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड शुड बी कवर्ड बाय कैपिटल गेन्स या बिजनेस, तो उसने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। चलो अब वापस आ जाओ। अब हमने क्या समझा? हमने समझा एक होता है कैपिटल, इस कैपिटल से अगर आपने एसेट खरीदा है तो उसको बोलेंगे कैपिटल एसेट, बट द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट इज गिवन अंडर 214। whenever you transfer a capital asset, the profit or loss goes under business and profession, but we are now going to divide this into two assets. One is a depreciable capital asset, one is non-depreciable capital asset, and the third I am saying is stock and trade. Now अगर मैं बात करूं depreciable capital asset, and just follow with me, we are going to try and get everything in order here. Depreciable capital assets are assets which are used for business, which are owned by the assessee, for which a rate of depreciation is given, and of course it must be a capital asset covered by section 2 subsection 14. Now इसको कल को आप ट्रांसफर करोगे, और नोट करो मैंने वर्ड सेल नहीं यूज करा, तो आपका प्रॉफिट और लॉस जाएगा सेक्शन 45 में। लेकिन जब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं करते, all expenses including depreciation will be allowed under business and profession, लेकिन ट्रांसफर जाएगा कैपिटल गेन्स में। ये इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज सेक्शन 45 says transfer of a capital asset, दो very very important words, transfer of a capital asset will always go under capital gains. Then non-depreciable asset, non-depreciable asset can be owned by business। अच्छा, जब मैं बिजनेस बोलूं प्रोफेशन साथ ले लिया करो, और अदर्स। ओन्ड बाय बिजनेसमैन कुड बी इन्वेस्टमेंट्स जो बिजनेस के लिए नहीं है, और कुड बी लैंड। रिमेंबर लैंड इज नॉन डेप्रिसिएबल क्योंकि लैंड का रेट नहीं है। बाकी सबके तो सारे एसेट्स नॉन डेप्रिसिएबल हैं। जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो इसके भी प्रॉफिट्स और लॉस जाएंगे 45 में। 45 इज द चार्जिंग सेक्शन। फिर मैंने बताया था इसका आता है 50 सबसेक्शन 1 में मेथड ऑफ कैलकुलेशन, और इसका आता है सेक्शन 48। स्टॉक एंड ट्रेड को 214 की डेफिनेशन से बाहर किया गया एज अ कैपिटल एसेट, यानी इसके ट्रांसफर पे प्रॉफिट जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो आई बिलीव दिस चार्ट शुड बी वेरी क्लियर बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर। हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, जेवी निकालो, म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन दो, एनएवी आ जाएगा, उसमें से आप डिडक्शन दोगे फॉर 30% और इंटरेस्ट, और आपका आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। फिर हमने करा सैलरी। सैलरी भी खैर लंबा था, बहुत सारे पॉइंट्स थे, पर बेसिकली 15, 17(1), 17(2), 17(3) ग्रॉस सैलरी माइनस 16 डिडक्शंस की, उसके बाद आ गया नेट सैलरी। यहां ना उतना आसान ना है, यानी यहां पर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड that over the next 4-5 days the chapter is going to seem very complicated, but उसके बाद I promise you by God की कसम आसान कर दूंगा। बट आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मैंने एक सीक्वेंस बनाए हैं 4 स्टेप्स के। अगर आप इनमें से एक भी स्टेप तोड़ेंगे और जल्दी में आगे पहुंच जाएंगे कैलकुलेशन पर, तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे पता है बच्चों के एक शौक होता है कि सर प्रैक्टिकल सर। Now, income tax is a practical subject, but it is the most complicated theoretical subject as well. If you don't understand the theory, the practical can never be understood by you. So, let's start here again. यहां पर लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है। इसको 4 स्टेप्स में हम डिवाइड करेंगे अपने माइंड को। सबसे पहले जब भी कोई हमें कैपिटल गेन्स निकालना है, वी हैव टू फर्स्ट चेक स्टेप नंबर 1, इज इट टैक्सेबल? क्या मुझे कैपिटल गेन्स निकालना भी है?
अगर हम सेक्शन 45 पढ़ते हैं, क्या बोलता है? गेन्स और लॉस ऑन द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। बेटा यानी जब हम इसको जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, दो वर्ड होने बहुत जरूरी हैं, यानी एक होता है ट्रांसफर और एक होता है कैपिटल एसेट। अब सोचो, हम सोचते हैं ट्रांसफर इज ऑलवेज सेल। नो, ट्रांसफर कैन बी सेल, एक्सचेंज, relinquishment of an asset or extinguishment of a right therein, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन, है ना? कराऊंगा। अभी के लिए याद रखोगे सेक्शन 247 डिफाइंस ट्रांसफर। सिर्फ सेल नहीं है, एक्सचेंज भी है, कंपल्सरी एक्विजिशन भी है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड भी है, बहुत सारा कुछ है। तो समझना पड़ेगा ट्रांसफर क्या है। और कुछ ट्रांसफर सेक्शन 46 और 47 में एग्जेम्प्ट है। यानी अगर जो मैंने करा वो ट्रांसफर ही नहीं है, या जो मैंने करा ट्रांसफर है पर एग्जेम्प्ट है, तो बेटा ना गेन निकलेगा ना लॉस निकलेगा उसके ऊपर। सो फॉर एग्जांपल गिफ्ट की बात करते हैं, 47(3) में मैंने आपको करवाया था, जो बंदा गिफ्ट देता है, आप गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, कुछ मर्जी दे रहे हैं, किसी को भी गिफ्ट दे रहे हैं, कोई भी गिफ्ट दे रहा है, जिस मर्जी को गिफ्ट दे रहा है, जो जब मर्जी दे रहा है, जिस मर्जी चीज का गिफ्ट दे रहा है, ट्रांसफरर के हाथ में देयर इज नो ट्रांसफर। वाई? इट्स एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। ट्रांसफर है पर एग्जेम्प्ट है, तो कैपिटल गेन्स और लॉस नहीं निकलेगा। तो मैंने अपनी 80 लाख की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, मेरे हाथ में फुल वैल्यू पैसा आया नील, 80 लाख होगी कॉस्ट, 80 लाख का हो गया लॉस। मैंने सारी बातें समझाई हुई है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज सेक्शन 45 सेज प्रॉफिट्स और लॉस ऑन द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, और ट्रांसफर ये एग्जेम्प्ट है। जब एग्जेम्प्ट है, मैंने अभी समझाया, एग्जेम्प्ट अगर है तो ना इनकम होगी ना लॉस। सो यहां पर मेरे को कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। तो हमें बिफोर वी स्टार्ट द कैलकुलेशन वी नीड टू फर्स्ट चेक इज what has happened coming within the definition of transfer. If yes, कहीं वो एग्जेम्प्ट तो नहीं है, अगर नहीं है तो आगे कैलकुलेशन का चल सकते हैं। पर अभी दूसरी बात, जो कैपिटल एसेट है वो हमने एक ब्रॉड डेफिनेशन करी थी कि एनी एसेट बॉट आउट ऑफ कैपिटल इज अ कैपिटल एसेट। हाउएवर अब जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। यानी जो रूरल एरिया में खेती कर रहे हैं, वो वाली जमीन जो है अगर आप बेचते हो और प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसका भी इनकम टैक्स में कुछ नहीं करना है। क्यों? ट्रांसफर तो है, बेचा, पर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। क्यों नहीं है? करेंगे बात। अभी मैं क्या समझा रहा हूं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो आगे चलेंगे। इनमें से एक भी नहीं हुआ तो आप कैपिटल गेन्स कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। देयरफॉर आई कम टू द फर्स्ट स्टेप, इज इट टैक्सेबल? We need to check transfer under 247. We need to check whether this transfer is exempt under 46 and 47. And then we need to go and check whether it's a capital asset under 214. And ये अभी हम थोड़ी देर में करेंगे अगले लेक्चरों में कि exempted capital assets कौन से हैं। एक मैंने आपको कराया, stock in trade is not a capital asset. It is exempted from the definition of capital asset क्योंकि इसका प्रॉफिट और लॉस बिजनेस साइड में जाएगा। चलिए यहां तक हमारी बात होगी क्लियर। अब चलते हैं, When is it taxable? सपोज कीजिए इजिट वाला क्रॉस हो गया, यानी कैपिटल एसेट भी है, ट्रांसफर भी है। अब हमें कैलकुलेट करना भी किस साल कैलकुलेट करूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैंने प्रॉपर्टी बेची, लेट्स से वी हैव सोल्ड द प्रॉपर्टी, बेची ऑन 1/3/21, पर जो पैसा है, पैसा मिला ऑन 1/5/21। यानी आपने बेच तो दी 1/3/21 को, पर पैसा मिला 1/5/21। दो अलग अलग साल आगे बेटा। दिस इज 2021, दिस इज 21-22। ओके, इफ वी गो एंड चेक व्हाट इज द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, हमें बताया गया इन द प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो अभी तक उम्मीद कर रहा हूं आप ऐसे में नहीं अटके कि प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर मींस पिछला साल। अगर ऐसे अटके बहुत पिटोगे तो मुझे बताओ किस साल में टैक्सेबल होगा। प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। सो व्हाट इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर? दिस इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर। देयर आर सम महान आत्माएं हु गेट अप एंड से सर एक्ट में लिखा है प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर के साल से पिछले साल में टैक्सेबल होगा।
उनके लिए मेरी एक दरखास्त होगी, थोड़ा सोच लिया करो बच्चों। तो जब बेचा ही मैंने 1/3/21 को है, तो 19-20 में पास्ट में जाके टैक्स दूंगा, है ना। जिन्होंने सोचा उनको शर्म आती है ऐसे बातों में, पर ऐसे मत सोचो, है ना। डोंट टेक द लिटिल। प्रीवियस ईयर मींस द ईयर। आई टोल्ड यू प्रीवियस को हटा दो। प्रीवियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि असेसमेंट के पिछला साल होता है। तो हमारा प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 2021। पैसा कब मिला उससे कोई रेलेवेंस नहीं है। इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। प्रीवियस नहीं बोलेंगे ना। इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस को दिमाग में डालते चलें। एक है 45(1)(a) इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन। सेक्शन को दिमाग में डालो, समझेंगे धीरे धीरे। 45 सबसेक्शन 1A इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन। 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन। चलिए फटाफट। 45(1)(a) इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन। 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन। यानी इन 3 केसेस में कैपिटल गेन्स विल बी टैक्सेबल इन ईयर ऑफ रिसीट। चलिए नॉर्मली क्या बोल रहा हूं, कैपिटल गेन्स इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। हाउएवर इन 3 केसेस में इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। तो अगर हमने 2 स्टेप क्रॉस कर लिए, इज इट टैक्सेबल भी हो गया और अपने को यह भी पता चल गया भाई किस साल टैक्स निकालना है। बहुत जरूरी है बातें। फिर चलेंगे हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। अब हाउ टू कैलकुलेट टैक्स के 2 मेथड मैंने आपको बताए। एक है नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए सेक्शन 48, एक है डेप्रिसिएबल एसेट के लिए 51 और 2। एक और करेंगे फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48। ये नॉन रेजिडेंट को लगता है फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी। चलिए अभी लिख लो, ना भी लिखो चलेगा। याद करो 3 मेथड है कैलकुलेशन। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में एक ही था, सैलरी में एक ही था, यहां 3 आ गए। डेप्रिसिएबल के लिए अलग है, नॉन डेप्रिसिएबल के लिए अलग है, और एक नॉन रेजिडेंट बंदे ने अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदे फॉरेन करेंसी में, उसके लिए एक वक्रे टाइप की कैलकुलेशन है। तो दिमाग में क्या डाला? 3 मेथड है। अब इन 3 मेथड से क्या निकलेगा, या गेन या लॉस। फिर उसके बाद हम चलेंगे, कुछ एग्जेम्पशंस दी जाती हैं एक्ट में। जैसे उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे एक्ट में लिखा है कि अगर आप अपना घर बेच रहे हो, सपोज आपने 60 लाख का खरीदा था और आपने आज 90 लाख का बेच दिया, तो अगर मैं मोटा मोटा लगाऊं तो आपको 30 लाख का प्रॉफिट हुआ, जिस पे आपको लगभग 20% टैक्स पड़ना है। 20 क्यों बताऊंगा, कैपिटल गेन्स पे टैक्स के रेट्स अलग होते हैं। नाउ 90 लाख की सेल प्राइस थी, 60 लाख की कॉस्ट थी, प्रॉफिट आया 30 का, इस पे लगना 6 लाख टैक्स। गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपने आगे जाके एक और घर खरीद लिया, यानी आप घर चेंज कर रहे हो, तो हम यहां से जितने का आपने घर खरीदा माइनस करके आपको एग्जेम्पशन दे देंगे और टैक्स नहीं लगाएंगे। यानी आपने घर 30 का खरीदा तो 30 लाख की एग्जेम्पशन ले लो, 60 का खरीदा तो भी 30 की ले लो, 90 का खरीदा तो भी 30 की ले लो, क्योंकि ये एग्जेम्पशन है बेटा। एंड आई बिलीव आई हैव टॉट यू द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। ये डिडक्शन है। डिडक्शन यानी अगर ये 160 आता तो यहां लॉस आ जाता, लॉस आ जाता ना। वो डिडक्शन कैन एक्सीड द अमाउंट ऑफ रिसीट बट एग्जेम्पशन कैन नॉट। तो लॉ ने हमें बाद में जाके बोला कि कुछ हम आपको देंगे एग्जेम्पशंस, एंड दैट इज व्हाट वी विल लर्न। अगर तुम्हें याद है बेसिक्स में मैंने आपको करवाया हुआ है कि उसकी यहां पर जो एक हमने ये याद करा था, अगर पीपीटी अगर हम चले आगे, चलो एक बार देखाते हैं। ये देखो हमने यहां पर करा था 54, 54B, ECF करा था ना सारा। ये एग्जेम्पशंस हैं। तो रिसीट्स लेस डिडक्शंस अलाउड विच इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एंड वी हैव एग्जेम्पशंस। और यहां देखो मैंने तब भी कराया था, देखो कोई धोखा नहीं दिया मैंने। 48, 51 और 2, हाँ एक मैंने आपको तब नहीं करवाया, वो अब करवा रहा हूं, विच इज द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48। तो एग्जेम्पशंस देने के बाद मेरे पास आएगा टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। फिर हम निकालेंगे कंप्यूटिंग टैक्स। अभी तक हमने जो टैक्स निकालना सीखा दैट वाज एट स्लैब रेट्स और फ्लैट रेट, पर अब हम जाके समझेंगे कि कुछ इनकम्स पे खुद का रेट ऑफ टैक्स होता है। मैंने समझाया था देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम वो है जिसका रेट ऑफ टैक्स खुद का नहीं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अगर वो इंडिविजुअल को होती है तो स्लैब रेट्स पे टैक्स लगेगा, कंपनी को होती है तो कंपनी के रेट पे लगेगा, फर्म को होती है तो फर्म के रेट पे लगेगा। यानी हाउस प्रॉपर्टी की अपने खुद का कोई टैक्स रेट नहीं, दैट इज नॉर्मल इनकम।
स्पेशल इनकम वो है बेटा जिसका खुद का रेट ऑफ टैक्स है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम बात करेंगे 20% है, चाहे इंडिविजुअल को हो, चाहे कंपनी को हो, चाहे फर्म को हो, उसका रेट 20 ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड स्पेशल इनकम। सो उसके बारे में डिटेल बातें करेंगे यहां पर, और जब ये सारा हो जाएगा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कैपिटल गेन्स के चैप्टर के लिए हमें ये चार्ट दिमाग में रखना है। कम ऑन, स्टेप 1, इज इट टैक्सेबल? प्रॉफिट्स और लॉस ऑन द ट्रांसफर, सेक्शन 247 may be exempted, section 46 and 47 of a capital asset which is covered by 2 subsection 14. When is it taxable? In the year of transfer, except 45(1) है insurance compensation, 45(2) conversion of capital asset into stock and trade, 45(5) compulsory acquisition. इन 3 केसेस में capital gains is taxable in the year of receipt. अच्छा, एक और चीज लाइन में दिमाग में डालो, उसको कंप्यूट करेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर में, पर टैक्स लगाएंगे ईयर ऑफ रिसीट में। बताऊंगा, अभी करते जाओ। इट विल बी कंप्यूटेड इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर बट टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट, इन 3 केसेस में। हाउ पे हम तब आएंगे जब ये सारी बातें क्लियर होगी कि करना भी है। पर यहां 3 मेथड है, एक डेप्रिसिएबल का, एक नॉन डेप्रिसिएबल का, और एक फर्स्ट प्रोविजो। डेप्रिसिएबल 51 and 2, नॉन डेप्रिसिएबल 48, and the first proviso to section 48 tells me about the capital gains for a non-resident who has purchased the shares or debentures of an Indian company in foreign currency. Taxable capital gains निकालने के लिए पहले देंगे exemptions under 54, 54B, 54EC and so on, and then we will learn how to calculate tax. तो चलो अब आगे कहानी है। अब हमने समझना है सबसे पहले ट्रांसफर क्या होता है और कैपिटल एसेट क्या है।